पैसिव वॉइस में आज 33वां दिन, लेकिन इन्फिनिटिव का 5वां दिन। स्ट्रक्चर मैंने एक्टिव और पैसिव का ऑलरेडी बना दिया है और ये काम समय बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है जी, कैमरा ऑन करके किया जाए तो टाइम पड़ेगा और आपकी क्या नेट पैक कटेगा, पढ़ना बंद कर दो। चलो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझते हैं, उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ स्पेस छोड़ा हूँ अपने काम के लिए, उसको अभी यूज करूँगा। स्ट्रक्चर पहले समझो। क्या क्या भैया? सब्जेक्ट रेड से मार्क करूंगा तो थोड़ा सा आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आप बना दो क्या जी, बाई एजेंट। ठीक, एक तरीका और चलो, यहाँ थोड़ा खींचा खाची में मामला फंस जा रहा है। क्या करते हैं? वन, बहुत से तरीके, इन दोनों में से कोई एक, टू, और इनमें से ये तो एक ही है ना, थ्री, और ये क्या हो गया? फोर, और ये क्या हो गया? फाइव, और ये क्या हो गया? सिक्स। ये भी एक तरीका है। खींचा खाची में थोड़ा सा लिपा पोती हो जाता है। अब देखो, वन को बैठा दिया बाई एजेंट बनाकर, वन को कहाँ बैठा दिया? बाई एजेंट। टू को जो कहते हैं उतार दिया, थ्री को भी जो कहते हैं उतार दिया, फोर को चेंज कर दिया पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी। पढ़ते आए हो, इन्फिनिटी को हम किस में चेंज कर दिए? पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी। और इस फाइव को मैं पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बना दिया। तो पहले से भी बेहतर हो गया है कि नहीं? इतना आइडिया तो आती रहती है। अब सिक्स को अपनी जगह रख दिया, समझ गए कि नहीं? सर दिमाग में बना सवाल ये उठता है, थोड़ा सा हो चर्चा। इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद शैल आर्निक विल का प्रयोग किस रूप में हो रहा है भैया? किस रूप में हो रहा है ध्यान देना। ये शैल आर्निक विल टू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और ये थ्री क्या है? मेन वर्ब है। और यह मेन क्या है? वर्ब क्या है? लिंकिंग वर्ब है। अब कंपेयर कर लो किससे की? पार्ट 3-4 से। पार्ट 3 में हमने हैज हैव का प्रयोग किया था, किस टेंस में था? प्रेजेंट टेंस में। तो वहां शैल विल तो लग ही नहीं सकता है। पार्ट 4, कौन सा पार्ट 4? इन्फिनिटिव का। कंपेयर करके पढ़ो। तो पार्ट 4 में हमने यहाँ हैड लगा दिया था, वहां शैल विल लगेगा ही नहीं। अब इसको हम फ्यूचर टेंस में पहुंचाना चाह रहे थे, क्रम से चलो। फ्यूचर टेंस में पहुंचाना चाह रहे थे तो फ्यूचर टेंस में तो हेल्पिंग वर्ब आएगा। बिना हेल्पिंग वर्ब, बिना शैल और विल का तो फ्यूचर टेंस का अस्तित्व होता ही नहीं है। फ्यूचर टेंस का किसी भी काइंड, कोई भी काइंड लेते हो तो वहां पर भैया शैल विल तो आना तय है। तो चलो, जैसे हम फ्यूचर टेंस में प्रवेश करते हैं तो शैल आर्निक विल आ गया, और वही हैज हैव हैड मेन वर्ब पार्ट 3 वाला, पार्ट 4 वाला भी यहाँ प्रयुक्त होगा। तो किस रूप में? बेयर इन्फिनिटिव के रूप में। किस रूप में जी? क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के रूप में। अर्थात यह लिंकिंग वर्ब किस रूप में है? बोलो भैया। बेयर इन्फिनिटिव
वेयर इंफिनिटिव, वेयर इंफिनिटिव करो या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का, तो यही मेन वर्ब है। अब इस मेन वर्ब के बाद वर्ब को वर्ब प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, वर्ब। तो इस मेन वर्ब के बाद इंफिनिटिव लगा है और इंफिनिटिव को हमने क्या बना दिया, पैसिव फॉर्म। ये एक्टिव सेंटेंस होता है, एक्टिव फॉर्म को सीधा सीधा फंडा है, और पैसिव फॉर्म में पैसिव फॉर्म को ऑब्जेक्ट को क्या बनाया, पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बना दिया, और यहाँ का इसको बाई एजेंट बना दिया और अदर वर्ड्स को एजेंट बना दिया। सिंपल। अब अगर आप स्ट्रक्चर समझ गए हो तो कहाँ चले भाई, भाई एक्टिव से पैसिव है, क्या बदला है, इन्फिनिटिव का ही तो बना रहा है, इन्फिनिटिव का ही तो एक्टिव से पैसिव फॉर्म बन रहा है, और कुछ तो नहीं हो रहा है। बस सब्जेक्ट का स्थान बदल गया, ऑब्जेक्ट का स्थान बदल गया। एक परिवर्तन क्या हुआ, सब्जेक्ट का स्थान बदल करके यहाँ आ गया और ऑब्जेक्ट का स्थान बदल करके यहाँ आ गया। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ, इन्फिनिटिव पैसिव फॉर्म में बदल गया। बस दो परिवर्तन। अब चलिए अंदर की बात हम करते हैं। स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे, यह स्ट्रक्चर ये है सेंटेंस स्ट्रक्चर 5, और इस एक्टिव सेंटेंस का संबंध इस टाइटल से है, इस हेडिंग से है। तो ये हेडिंग कहती क्या है, चलिए, इट इज रिलेटेड टू फ्यूचर टाइम। अब सवाल ये उठता है कि इस स्ट्रक्चर के लिए किसको डिनोट करता है। भाई एक्टिव का स्ट्रक्चर जानोगे तभी तो आप पैसिव का जानोगे। तो यह डिनोट किसको करता है, तो मैंने स्पेस यहाँ छोड़ दिया और तरीका चेंज कर दिया। यह स्ट्रक्चर किसको डिनोट करेगा, डिनोट्स, क्या जी, डिनोट्स। उल्टा चल देते हैं, कभी कभी उल्टा भी चलने का फायदा मिल जाता है। यह एक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर दो बातों को व्यक्त करेगा। तो जब दो बातों को व्यक्त करता है तो इसका दो काइंड हो जाता है। यह डिनोट्स करेगा ऑब्लिगेशन, ऑब्लिक कंपल्सन। पहली बात, जब यह ऑब्लिगेशन ऑब्लिक कंपल्सन को डिनोट करता है तो जानते हो क्या होता है, ऑर्डिनरी सेंटेंस होता है। क्या होता है, ऑर्डिनरी सेंटेंस होता है, ऑर्डिनरी सेंटेंस होता है। बढ़िया से समझ लेना भैया, थोड़ा सा स्ट्रक्चर टफ है और इसके एग्जांपल भी थोड़ा टफ है। एक्टिव से पैसिव में सावधान नहीं रहोगे तो रंग जाना तय है। दूसरी बात क्या व्यक्त करेगा, ऑर्डर ऑब्लिक कमांड। ऑर्डर हो सकता है, कमांड हो सकता है, इसको कैपिटल कर देता हूं। क्या हो सकता है भैया, कमांड हो सकता है, थ्रेट हो सकता है, वार्निंग भी हो सकता है। समझ गए आप, तो जगह नहीं है इसमें नहीं लिखना। जब ऑर्डर कमांड थ्रेट होगा तब ये क्या होगा, इंफैटिक सेंटेंस। क्या हो जाएगा भैया,
इम्पैरेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। अब चलिए, इस तरह से इस स्ट्रक्चर में दो काइंड्स आते हैं सेंटेंस के। पहला हो गया ऑर्डिनरी सेंटेंस और दूसरा हो गया इम्पैरेटिव सेंटेंस। यहां तक आप समझ गए। यदि यह एक्टिव फॉर्म ऑब्लिगेशन और कंपल्सन को व्यक्त करता है तो वह ऑर्डिनरी सेंटेंस होगा। क्या होगा? ऑर्डिनरी सेंटेंस होगा। और यदि उससे ऑर्डर, कमांड अथवा थ्रेट आदि वार्निंग का बोध होता है तो वह इम्पैरेटिव सेंटेंस होगा। ओके, अब चलिए, तब क्या करोगे आप? ऑर्डिनरी सेंटेंस है, काम बन पाएगा कि नहीं यार? नीचे लाना पड़ेगा। इसी में हम लिख देते हैं, आप अपनी सुविधा से लिखेंगे। ऑर्डिनरी सेंटेंस है भैया। कौन सा सेंटेंस? ऑर्डिनरी सेंटेंस है। तो ऑर्डिनरी सेंटेंस है तो क्या करोगे? आप नोट बना लेना अपनी सुविधा से। दो बातों का ध्यान देना है। आई ऑब्लिक बी प्लस शैल कर देना। क्या कर देना? शैल कर देना। यहां आई अथवा बी है तो आप शैल लगा देना। किसमें जी? ऑर्डिनरी सेंटेंस। आप चल एक कोड में दे रहा हूं, आप याद करना। ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, इस कोड को ध्यान देना। इसके साथ आप विल का प्रयोग कर देना। किसका कर देना? विल का। अब ये है क्या भैया? ऑल, ठीक ना, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, शेष सभी करता। क्या हो गया? शेष सभी करता। ठीक, आप अपनी सुविधा से नोट में कहीं साइड में भी इस चार्ट को बना सकते हो, मर्जी आपकी। लेकिन मेरे लिए तो बोर्ड छोटा हो जाएगा, बार बार मिटाऊंगा तो मैटर समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है। ऑर्डिनरी सब्जेक्ट का मतलब शेष सभी करता। तो आई भी के साथ सेल लगा देना और शेष किसी भी कर्ता के साथ भी लगा देना। कहाँ जी? ऑर्डिनरी सेंटेंस। अब बात इम्पैरेटिव की आती है। किसके जी? इम्पैरेटिव की। तो यह क्रम उल्टा कर देना। क्या कर देना? उल्टा कर देना। तो आई और बी के साथ बिल लगा देना और ए आर एस के साथ क्या कर देना? सेल लगा देना। ठीक है ना? देख लो भैया, समझ जाओगे कि नहीं? कहीं घुचुक कुचुक ना हो जाए। चलो, एक सेल लगा देना। चलो, स्टूडेंट बन गए होगे तो इतना तो समझ ही लोगे। अब नए हो तो पसंद नहीं आएगा मेरा पढ़ाना, तो डिसलाइक पर क्या कर देना? क्लिक कर देना। क्या दिक्कत है? करो जितना करना है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं जी, है कोई फर्क नहीं पड़ता। नदी का प्रवाह रुकता है कभी? उसमें लोग कूड़ा कचरा सब डालते रहते हैं, लेकिन क्या करती है नदी? सबको बहाते लेकर चली जाती है, समुद्र पहुंचा देती है। तो लाइक करो चाहे डिसलाइक करो, सब्सक्राइब करो या अनसब्सक्राइब करो, मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। मैं हूँ सोशल वर्कर, समझे भैया? मस्त मौला मनमौजी टीचर, ठीक ना? पैसा कमा के क्या करोगे? लाद के ले जाओगे मरने के बाद? हाँ, अरे भैया, अगर हिंदू हो तो 3.5 गज का कफन और 3.5
गज की जमीन चाहिए जलाने के लिए। अब मुसलमान हो चाहे ईसाई हो तो दफनाने के लिए क्या करोगे यार। इसलिए बिंदास रहो, संत मिजाजी बनो। क्या बनो भैया? संत मिजाजी, ठीक ना। चलते हैं अब हम एग्जाम्पल बनाते हैं। कैसे समझोगे कि यार बैठी गुरु जी तो यार आरपी सर तो आज इसको टफ कर दिए। टफ कर नहीं दिए, इजी करने जा रहा, ये टफ है। फिर मैं एग्जाम्पल पर आता हूँ भैया, ठीक, सरल करने जा रहा हूँ। चलते हैं फॉर एग्जाम्पल एक्टिव सेंटेंस। अगर आप कहते हो ट्रांसलेशन हिंदी में, हिंदी का ट्रांसलेशन एक्टिव, आज हम क्या करेंगे, आपको इंग्लिश लिखेंगे कि हिंदी पढ़े लिखे? हिंदी लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, है कि नहीं? मुझे कठिन कार्य करना होगा पड़ेगा। ये हिंदी है। मुझे कठिन कार्य करना होगा पड़ेगा। बताइए, कोई कमांड कर रहा है? बोलो यार, कोई ऑर्डर दे रहा है? कोई थ्रेट दे रहा है? कोई वार्निंग दे रहा है? सबका जवाब नो। तो सेंटेंस ये इम्पैटिक हो ही नहीं सकता है। सेंटेंस यहां इम्पैटिक हो ही नहीं सकता है। सेंटेंस क्या हो गया भैया? चलो, हर सेंटेंस का आपने बटन दबा दिया जी। ये तो मिल गया ना। अब सवाल यह है कि ऑर्डरिंग में क्या है? एप्लीकेशन भी हो सकता है, कंपल्सन भी हो सकता है। मेरी कोई मजबूरी है, लाचारी है, बाध्यता है कि मुझे कठिन कार्य करना होगा, अधिक पैसा कमाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ कठिन कार्य है, वर्क हार्ड नहीं। पोटेंशियल अंतर समझिएगा, टू वर्क हार्ड और टू डू हार्ड में बहुत अंतर होता है। कठिन कार्य, यहाँ कठिन कार्य में मतलब बोझा ढोना पड़ेगा यार, फावड़ा चलाना पड़ेगा, ये कठिन कार्य। तो हमारी लाचारी है, मजबूरी है। आर्मी सेंटेंस हुआ एप्लीकेशन आर्मी कंपल्सन के साथ, तो क्या लगाए? बोलो। आई शैल लगा दिया। आई शैल है टू डू हार्ड वर्क। तो पहले तो हिंदी से अंग्रेजी मिलाना सीखो, ठीक है? टेंस नहीं पढ़ाया, ना काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाया, ना पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सीधे वॉइस में उतर आया। तो दिक्कत थोड़ी आ सकती है ना आपको, इसलिए मैं बता देता हूँ। चलते हैं, रिमार्क करो भैया। ये देखो, सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये इन्फिनिटिव है और ये ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज नहीं है। पैसिव बना लो। अब इसका पैसिव बनाने के बाद तब हिंदी में ट्रांसलेशन कर लेना। तो पैसिव बनाने जा रहा हूं, तो पैसिव बना लिया। क्या बोलो? हार्डवर्क। सेंटेंस ऑर्डरली है तो रूल ये लोगे,
IRV के साथ सेल और ARS के साथ विल। बोलो ARS में है कि नहीं? तो है, तो ले लिया। हार्ड वर्क विल, बाकी उतारते चलो। कहां तक पहुंचा है? यहां तक आ गए। ये स्ट्रक्चर देखो, टू डू को क्या किया? टू बी डन कर दिया। चीजें वही है, पार्ट 3 पार्ट 4 की भांति, फर्क केवल टेंस का है और टाइम का है। समझे भैया? तो कहां चले गए हैं? अब क्या करें हम? बाई भी लगा दिए। अब इसका हिंदी में बात कर लो। मेरे द्वारा, देखो यहां मुझे कठिन कार्य करना होगा या पड़ेगा। मेरे द्वारा कठिन कार्य किया जाना होगा, ये पड़े वाला मीनिंग नहीं निकलेगा। मेरे द्वारा कठिन कार्य किया जाना होगा, तब मुझे खाने के लिए रोटी मिलेगी। कंपल्सन, ऑब्लिगेशन, कोई मुझे वार्निंग नहीं दे रहा है, कोई मुझे कमांड नहीं कर रहा है, इसलिए इम्पेरेटिव हो ही नहीं सकता। इसमें अगर हम यहीं पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, काम आपका हो जाएगा। अरे भाई, मुझे की जगह उसे कर देता हूं। क्या करता हूं? उसे कर देता हूं। उसे कठिन कार्य करना होगा। अब बताइए, सवाल यह है कि ऑर्डनरी हिंदी देखो, उसे कठिन कार्य करना होगा, तो सजेशन का भाव दे रहा है। कोई कमांड नहीं, कोई थ्रेट नहीं, कोई वार्निंग नहीं, अभी भी ये ऑर्डिनरी है। सजेशन का भाव दे रहा है, तो अभी भी यहाँ ऑर्डिनरी है। तो बोलो ऑर्डिनरी है, तो हम यहाँ क्या करें? चेंज कर लेंगे ना। यहां से उठाओ, he will have to do। अब पैसिव बना दो, तो बताओ ऑर्डिनरी है, ARS में आएगा, he भी ARS में और हार्ड वर्क भी ARS में। तो हार्ड वर्क will have to be done by him। समझ गए? तो शायद का एग्जाम्पल और विल का ट्रांसलेशन उसी तरह, उसे कठिन कार्य करना होगा, इसका ट्रांसलेशन यह पड़ेगा, उसके द्वारा कठिन कार्य किया जाना होगा, तब उसे खाना मिलेगा। वार्निंग नहीं। अब थोड़ा सा इम्पेरेटिव में आ जाता हूं। तुम्हें मेरी किताब वापस करनी होगी, आवलिक पड़ेगी। तुम्हें मेरी किताब वापस करनी होगी, आवलिक पड़ेगी। बोलो, वार्निंग है, थ्रेट है। बोलो क्या करते हैं? इम्पेरेटिव से ई फॉर इम्पेरेटिव, एस फॉर सेंटेंस। यहाँ क्या लिख दे भैया? बोलो थ्रेट ऑब्लिक तुम्हें मेरी किताब वापस करनी होगी। हम चाहते तो और जोड़ देते, समय से वापस करनी होगी। नहीं,
देखो ट्रांसलेशन करो। इम्पेरेटिव है ना, वहां जाओ। यू किस में आता है? एआरएस में। तो यहां लगा दो शायद, यहां लगा दो शायद, उसके बाद है और उसके बाद टू रिटर्न माई बुक। और एक और नई चीज बता रहा, जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे, चाहे विल से बने चाहे शैल से बने, दोनों स्थान पर तुम मस्ट का प्रयोग कर सकते हो, मॉडल मस्ट का प्रयोग कर सकते हो। अर्थात इसका दूसरा ट्रांसलेशन हो जाएगा यू मस्ट। ठीक, बाकी उदाहरण है ना, नहीं बात। अब इसमें चाहो तो हिंदी में अवश्य शब्द जोड़ सकते हो। तुम्हें मेरी किताब अवश्य वापस, बाद में जोड़ रहा हूं मुन्ना, पहले नहीं। यानी अवश्य लगाओ या न लगाओ, ध्यान देना, अवश्य लगाओ या न लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो तो अवश्य का भाव दे ही रहा। ये सर किसका भाव दे रहा? अवश्य। तो दो हिंदी हो गई। पहली हिंदी, तुम्हें मेरी किताब वापस करनी होगी, आप पढ़ेंगी। तुम्हें मेरी किताब अवश्य वापस करनी होगी, आप पढ़ेगी। ठीक, वार्निंग, नहीं तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। तो गुरु जी बड़े मजाकिया नहीं जी, क्या करोगे? रोक के पढ़ाया जा, रोक के पढ़ोगे, मजा लेके पढ़ो। है जिंदगी खुद में एक मजा है, समझे कि नहीं? इसका रसपान करोगे ना तो यूं ही जिंदगी कट जाएगी मजे के साथ। तो चलते हैं भाई, शायर की जगह हमने मस्त कर। अब पैसे बढ़ा लो ना, आप आएगा कि नहीं यार? तो पैसे बना लो, बाकी प्रक्रिया तो जान ही रहे हो, रिमार्क करना पड़ेगा, नहीं पहचान रहे हो? अरे भाई बोलो, इसमें रिमार्क करें कि इसमें करें? बड़ा संकट में पड़ेगा, ठीक ना? अब इस सेंटेंस में सर लगाओ चाहे मस्ट लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम एक ही में कर देंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और ये क्या हो गया? इंफिनिटिव, और ये ऑब्जेक्ट। उठाओ मीमांस, स्ट्रक्चर देख ही रहे हो, ठीक? क्या किया? माई बुक, बोलो एआरएस में क्या लगाओगे? सर, यह भी सर लगाओगे। अब शायर का ऑब्लिक मस्ट है, ये वाला भी सेंटेंस से कहीं उठा लो, शायर लगाओ या मस्ट लगाओ। उसके बाद है, उसके बाद टू बी कहीं रिटर्न, उसके बाद बाई यू ट्रांसलेशन कर लो। तुम्हें मेरी किताब वापस करनी होगी, आप लिख पड़ेगी। तुम्हारे द्वारा मेरी किताब वापस की जानी होगी, पड़ेगी का भाव नहीं आएगा, जानी आ गया तो होगा आएगा, या तुम्हारे द्वारा मेरी किताब अवश्य वापस की जानी होगी, यानी तुम्हें अवश्य करना ही पड़ेगा। एक्टिव में तो एक्टिव हो जाए, पैसे दोनों का भाव तो एक ही होता है। अब चलो साइड की जगह आपने क्या लगाया? बोलिए। अरे यार मस्त लगाया, तो साइड की जगह तुम मस्त लगा रहे हो। अब थोड़ा सा इंग्लिश टू इंग्लिश ले लो। अब हिंदी से इंग्लिश जान गए तो एक सेंटेंस तुम ले सकते हो, उसका हिंदी अनुवाद कर लो।
क्या जी? हमने शहर का प्रयोग कर दिया। ही सर है टू क्या जी? बकेट द रूम। क्या? उसे कमरा खाली करना पड़ेगा। उसे कमरा अवश्य खाली करना पड़ेगा। बोलो इम्पैरेटिव सेंटेंस है? करेक्ट है जी। ट्रांसलेशन कर लो। बोलो द रूम क्या जी? चाहे शायद लगाओ और चाहे मस्त लगाओ, ध्यान देना यहीं पर। अरे एक्टिव पैसिव दोनों को ना करोगे, यहीं में करोगे, केवल पैसिव में करोगे। जब यहाँ पर तुम शायद लगाओ चाहे मस्त लगाओ, कोई फर्क पड़ेगा? शायद लगाओ चाहे मस्त लगाओ। उसके बाद क्या करो जी? हैव कर दो। उसके बाद टू बी कर दो और उसके बाद क्या करो जी? बकेटेड कर दो और उसके बाद बाय हिम कर दो। तो ये रहा भैया क्या इनपिटिव का पार्ट 5। अब अगले पार्ट का इंतजार करिए, ठीक है ना? तो तब तक के लिए क्या है? टाटा बाय बाय, थैंक यू।